अब हमको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, हमको भारतीय संविधान से लेना देना है और हमें अपने हक और अधिकार से लेना देना है। हमें राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। जिस जन आंदोलन की तैयारी हो रही है, उसी जन आंदोलन की तैयारी के संदर्भ में 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग को सबक सिखाने के लिए मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग जो दिल्ली में है, जो उनका कार्यालय है, उसी को हम 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों को लेकर के घेरने का काम करने जा रहे हैं, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि अब उनकी मनमानी चलने वाली नहीं है। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौहान एडवोकेट है। मैं कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी उत्तर प्रदेश से हूँ। सर, अभी बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ऐलान किया गया था कि 31 जनवरी को चुनाव आयोग कार्यालय पे वो लाखों लोगों का मोर्चा लेके जाने हुए। क्या कारण है कि विरोध में आप लोगों को चुनाव आयोग कार्यालय पे जाना पड़ रहा है? देखिए, आज के समय में जो मनुवादी लोग हैं, उनके हाथ में ईवीएम नाम की जो मशीन लगी हुई है, इससे हमारे जो संविधान में जो मौलिक अधिकार थे, वो मौलिक अधिकारों को एक एक करके ख़त्म करते जा रहे हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि भारत की पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है और नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, तमाम महंगाई समस्याएं चरम सीमा पर बढ़ रही हैं, किसान परेशान है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आ रही है, तो ये सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से ही संभव हो पा रहा है। इसलिए इसको अगर पकड़ने का कोई काम किया तो आप देख रहे हैं कि वामसे भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया और इस आंदोलन को लपकने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी ने किया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेंद्र प्रताप जी ने ऐलान किया। और बगैर ईवीएम हटाए किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सारी समस्याओं की अगर जड़ है इस समय भारत में तो सिर्फ ईवीएम है। चुनाव आयोग कह रहा है कि आइए हम मशीन रखते हैं, आप उसको कंपेयरिंग करके दिखाइए, हैक करके दिखाइए, हम लोग को चैलेंज कर रहा है। चुनाव आयोग को 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, जजमेंट दिया कि सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। तो ये बात तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ईवीएम को सिद्ध करनी चाहिए ना। वो लेकर के चौराहे चौराहे पर ईवीएम घूमेंगे। अब बताइए, जो कामगार किसान है, जो मजदूर ठेला लगाने वाला है, वो ईवीएम की टेक्निकलिटी कैसे समझेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट ने समझा और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में जाके सिद्ध करना चाहिए, उसके खिलाफ में जाना चाहिए। इस तरीके से आप लोग बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग ईवीएम के खिलाफ जो बोलने का काम करते हैं, मुद्दों पर अपनी बात रखने का काम करते हैं, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है, आरजेडी है, एलजेडी है, जिनको चुनाव लड़ना होता है, वो ईवीएम पर चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसा क्यों? देखिए, वो अपनी दुकान चलाने में लगे हुए हैं और उनकी दुकान ना बंद हो जाए इसलिए वो बोल नहीं पा रहे हैं। और मेरा मानना है, बहुजन मुक्ति पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी और अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं, सब कहीं न कहीं आरएसएस ब्राह्मणवादी व्यवस्था से गवर्न हो रही हैं। वो इतनी लूट खसोट मचा चुके हैं। क्योंकि देखिए, एक सिस्टम काम करता है कि जो शासक वर्ग है, जो ब्राह्मण है, वो पहले इनको छूट देता है और छूट करके ये लूट लेते हैं, और जब लूट लेते हैं तो फिर इन पर शिकंजा कसता है, वो अपने हिसाब से अपनी बात बुलवाता है। मात्र अगर राजनीतिक पार्टी पूरे भारत में है तो बहुजन मुक्ति ही पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो मनुवादियों की पोल खोल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई रुपया पैसा, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, हमने कुछ लूटपाट नहीं किया है। हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं और भारतीय संविधान के तरीके से ही हम लोग काम करते हैं। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परवेंद्र प्रताप जी और हम लोग जितने बहुजन मुक्ति पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, वो सीना ठोक करके बोलते हैं कि ईवीएम हम तोड़ेंगे, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। मान लीजिए आप लोग चुनाव आयोग जाते हैं, फिर भी चुनाव आयोग आपकी बात नहीं मानता है, क्या स्टेप है 2024 में बीजेपी को आप रोकने की बात करते हैं? देखिए, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आरएसएस से मिले हुए लोग हैं और हम जानते हैं कि वो नहीं मानेंगे, मगर भारतीय संविधान हमें एक अधिकार देता है जन आंदोलन का। जिस जन आंदोलन की तैयारी हो रही है, उसी जन आंदोलन की तैयारी के संदर्भ में 31 जनवरी 2024 को चुनाव आयोग को सबक सिखाने के लिए मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग जो दिल्ली में है, जो उनका कार्यालय है,
उसी को हम 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों को लेकर के घेरने का काम करने जा रहे हैं, ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि अब उनकी मनमानी चलने वाली नहीं है। बीजेपी द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनको जो वोट मिल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनसे ओबीसी SC ST के लोग खुश हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो तमाम रोजगार की बात कर रहे हैं कि भर भर के रोजगार मिल रहा है। क्या कहेंगे इससे आप? देखिए, अभी ये जो जुमलेबाजों की सरकार है, ये सिर्फ जुमलेबाजी और धोखाबाजी दे रहे हैं। अगर उनको इतना विश्वास है, मैं ऐलान कर रहा हूँ, मैं धर्मेंद्र कुमार चौहान ये बात बोल रहा हूँ, अगर उनको अपने कामों पर इतना विश्वास है तो हम लोग चाहते हैं कि EVM हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा लें और उनकी असलियत सामने आ जाएगी, कितना वोट उनको मिल रहा है। जमानत जब्त हो जाएगी भाई साहब, जमानत जब्त हो जाएगी उनकी। आने वाले 2024 के चुनाव में अभी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा का गठन हुआ है, जिसमें कुछ पार्टियां 70-75 क्षेत्रीय पार्टियों ने पार्टिसिपेशन किया है। तो इस चुनाव में राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की क्या भूमिका होगी सर? देखिए, अभी जो आप UPA NDA जो इंडिया बना हुआ है, ये गठबंधन हम लोगों का मानना है ये ब्राह्मण लोगों का ही गठबंधन है। और आप लोग देख रहे होंगे, कांग्रेस आती है, बीजेपी जाती है, बीजेपी आती है, कांग्रेस जाती है। और माननीय कांशीराम साहब ने कहा एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। नागनाथ भी डसेगा तो भी मरना है, सांपनाथ डसेगा तो भी मरना है। 75 साल से यही हो रहा है। इसलिए जो तीसरा फ्रंट तैयार किया गया है राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा इन दोनों मोर्चों पर भारी पड़ने वाला है इस 2024 के चुनाव में। सर, एक बड़ा क्वेश्चन है, बात यह है कि सर बहुजन समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो बहुजन आंदोलन को इस समय दलित आंदोलन बताने पर तुले हुए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? बड़े पैमाने पर वायरल होता है उनका वीडियो, दलित आंदोलन बता रहे हैं, बहुजन समाज की पार्टियों को दलित की पार्टियां घोषित कर रहे हैं। देखिए, बहुत अच्छा आपने सवाल किया हुआ है। अभी ये जो ब्राह्मण लोग हैं, ये बहुजनों में जानकारी न पहुंच जाए, और मुख्य रूप से उनको खतरा OBC से है, और OBC ना जुड़ जाए, इसलिए वो बार बार दलित आंदोलन ऐसा करते रहते हैं, ताकि OBC को ये लगे कि ये दलित आंदोलन है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उनका ये जो मामला था वो फेल हो चुका है। हमारे वामन मेश्राम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मूल निवासियों के महानायक, इस समय उन्होंने सारी चीज़ों को हटा करके सिर्फ एक शब्द ला दिया है, मूल निवासी। और हम यहाँ पर अभी आप देख लीजिए, मैं धर्मेंद्र कुमार चौहान जो एडवोकेट, मैं जाति जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई जाति मैं लुनिया हूँ और इस भारत का मूल निवासी हूँ। तो मैं ना कोई दलित हूँ, न मैं SC हूँ, न मैं OBC हूँ, मैं इस भारत का मूल निवासी हूँ। और मूल निवासी बनाम विदेशी का जो आंदोलन छिड़ चुका है, इससे ब्राह्मण लोग घबराए हुए हैं। और जो समाज के जो दलाल लोगों को अपने पास रखे हुए हैं, उन दलालों से समय समय पर बयान दिलवाते रहते हैं, और ताकि लोग गुमराह होते रहें। मगर उनकी अब दलाली चलने वाली नहीं है, क्योंकि वामन मेश्राम साहब ने ये जो क्रांति है, जो लोगों में जो आंदोलन जानकारी है, वो पहुंचा चुके हैं। हम इस देश के मूल निवासी हैं। अंग्रेजों के खिलाफ अगर आंदोलन चलाया गया, यही ब्राह्मण लोग बताए वो विदेशी है, तो आज भी वामन मेश्राम साहब के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा है। तो ये सिद्ध हो चुका है DNA के आधार पर कि ब्राह्मण विदेशी है। तो विदेशी बनाम इस देश में मूल निवासी का आंदोलन छिड़ चुका है, इससे ब्राह्मण लोग घबराए हुए हैं, इसलिए वो डाइवर्ट करते रहते हैं। अभी वामन मेश्राम साहब को दलित आंदोलन, दलित नेता बताते रहते हैं, मगर वो दलित नेता नहीं है। अरे वो तो मूल निवासियों के नेता हैं। इस देश में जो मूल निवासी है, जो आज के डेट में, जो अभी कांशीराम साहब ने जो 85% दिया था, उस समय नहीं जानकारी हो पा रही थी कि क्षत्रिय नागवंशी है। मगर मान्यवर कांशीराम साहब ने 85% का नारा दिया, उससे थोड़ा सा 4 कदम बढ़ करके वामन मेश्राम साहब ने 97% कर दिया। क्षत्रिय भी हमारा भाई है, और वो मानने के लिए तैयार है, क्षत्रिय मानने के लिए तैयार है। अभी आप देख लीजिए, ये जो अभी करड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो हत्या कराई गई राजस्थान में, वो क्या है? परिवर्तन। ये उन्होंने जय भीम, जय मूल निवासी बोलना शुरू कर दिया। वो नागवंशी लोग हैं, हम भी नागवंशी हैं, सीना ठोक के कहते हैं हम इस देश में नागवंशी हैं। और नागवंशी मूल निवासी सब एक है, इसलिए वो घबराए हुए लोग हैं, इसलिए उलूल जुलूल भाषण दे रहे हैं। अब उनका कुछ चलने वाला नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आप देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अभी देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी 22 जनवरी को जो RSS राम मंदिर के, राम के जो प्राण प्रतिष्ठा के मामले को लेकर के
देश में जो चला रहा है, कैंपेन चला रहा है, तो मैं ये कहना चाहूँगा भी हमारे अभी देख रहे होंगे कि चौधरी विकास पटेल जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कल ही एक बात बताया। उन्होंने कहा कि जिस समय मंडल कमीशन का मामला चल रहा था, उस समय राम जन्मभूमि में राम मंदिर बनाने के नाम पर ओबीसी के लोगों को गुमराह किया गया, और आज राम मंदिर बना करके आज इस देश में ओबीसी की जाति आधारित गणना की जब बात चल रही है, तो जाति आधारित गणना को डाइवर्ट करने के लिए फिर राम मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा का मामला ला रहे हैं। तो उस समय तो हम लोग धोखा खा गए, मगर अब हम धोखा खाने वाले लोग नहीं हैं। सिर्फ अगर वो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात करेंगे तो हम देश में ओबीसी के जाति आधारित गणना की बात करेंगे। अब हमको राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है, हमको भारतीय संविधान से लेना देना है, और हमें अपने हक और अधिकार से लेना देना है। हमें राम मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। और मैं संदेश देना चाहूँगा खास रूप से इस देश के मूल निवासी बहुजनों को कि जिस दिन 22 जनवरी के दिन वो भले राम अपना प्राण प्रतिष्ठा करें, पत्थर में प्राण डाले, जो मन वो करें, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम तो जो चौधरी विकास पटेल साहब हैं, उस दिन जो उन्होंने काला दिवस 22 जनवरी को काला दिवस का मनाया हुआ है, हम पूरे भारत में उस दिन काला दिवस मनाएंगे और अपने हक अधिकार की बात करेंगे। मैं यही संदेश देना चाहता हूं अपने लोगों को कि उस दिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा जो काला दिवस घोषित किया गया है, हम लोग उसमें शामिल होंगे। हमको प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कुछ लेना देना नहीं है। ओके सर, बहुत बहुत